नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परिहार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं स्टडी विथ एमआर क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है कि डेली एमपी पुलिस की पीवाईक्यू सीरीज चलाई जा रही है एमपी जीके के लिए। दोस्तों, उसी क्रम में आज हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बोला जा रहा है कि भिंड जिले में प्रसिद्ध किला कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है सीपगढ़ का किला, दूसरा ऑप्शन है हिंगलाजड़ का किला, तीसरा ऑप्शन है हिंडोला महल और तीसरा है अटेर का किला। तो दोस्तों, अब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चौथा हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट होगा, अटेर का किला। दोस्तों, ये जो अटेर का किला है ये भिंड जिले में प्रसिद्ध किला है और जिसे यहाँ के जो राजा थे भदौरिया राजा, जो यहाँ के थे भदौरिया भदौरिया राजा बदन सिंह, भदौरिया राजा बदन सिंह और महासिंह और दोस्तों बख्त सिंह, एक नाम है बख्त सिंह। इन्होंने 1664 से 1668 के बीच इस किले को क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। उनके बाद इस क्षेत्र को बदवर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद इस क्षेत्र को किसके नाम से जाना जाता है, बदवार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये जो किला है जहाँ कर अटेर का किला है वहाँ के क्षेत्र को आज हम बदवार के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सा स्थान मुरैना में है और कुशवाहों की राजधानी के लिए जाना जाता है। दोस्तों, कौन सा स्थान मुरैना में हो जो कुशवाहों की राजधानी के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो स्थान है आपका सिहोनिया। ठीक है, जो सिहोनिया है वो कुशवाहों की राजधानी के लिए जाना जाता है। सिहोनिया कुशवाहों राजपूतों की राजधानी थी। ये मध्य प्रदेश के मुरैना जिला में स्थित एक कस्बा है। मध्यकाल में इसे सिहोनिया कहा जाता है और यहाँ पर प्रसिद्ध कनक मठ मंदिर है जो कि शिव को समर्पित है। तो अगर आपसे पूछा जाए कनक मठ मंदिर कहाँ पर है, तो कनक मठ मंदिर जो है वो सिहोनिया पे है और ये शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है, शिव को। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हमें याद रखना है कि जो कनक मठ मंदिर है वो शिव को समर्पित है और सिहोनिया जो है वो कुशवाहों की राजधानी के लिए जाना जाता है जो कि मुरैना में स्थित है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि सिंगरौली में चितरंगी निम्नलिखित में से किसके लिए जाना जाता है। तो सिंगरौली में जो चितरंगी है वो मध्य पाषाण युग से संबंधित चित्रित शैलाश्रयों के लिए जाना जाता है। ठीक है, और ये आश्रय स्थल चितरंगी में रानी माची, धौलागिरी और गौरा पहाड़ पर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो चित्रित चट्टानी आश्रय। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा वो चित्रित चट्टानी आश्रय होगा और ये मध्य पाषाण युग से संबंधित है। कौन से युग से, मध्य पाषाण युग से। मध्य पाषाण युग से क्या है दोस्तों, ये संबंधित है। इसका जो सिंगरौली के चितरंगी जो देखा गया है मध्य पाषाण काल से संबंधित है, मध्य पाषाण काल युग से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, और यह आश्रय जो स्थल है वो चितरंगी में रानी माची, चितरंगी में चितरंगी में ये कहाँ पर है, तो देखा जाए तो रानी माची कौमा धौलागिरी, रानी माची कौमा धौलागिरी और गौरा पहाड़ पर है। दोस्तों, सिंगरौली को अपनी कोयला खदानों के लिए मैं कई बार बता चुका हूँ कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो कोयला होता है वो कहाँ पर होता है दोस्तों, सिंगरौली पर होता है। कहाँ पर होता है, सिंगरौली पर। और इसे मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या कहा जाता है, तो इसे दोस्तों मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की क्या कहा जाता है, इसे ऊर्जा की राजधानी भी कहा जाता है, ऊर्जा की राजधानी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि बालाघाट में लांजी का किला किस राजवंश से संबंधित है। तो बालाघाट में जो लांजी का किला है वो गोंड राजवंश से संबंधित है। यहाँ पर एक गोंड राजवंश थे जो बालाघाट में लांजी का किला का क्या करवाया था, इन्होंने निर्माण करवाया था। तो लांजी का किला मध्य प्रदेश के बालाघाट में स्थित है और इस किले का जो निर्माण करवाया था वो गोंड राजवंश के शासकों द्वारा करवाया गया था। इस किले के अंदर एक प्राचीन मंदिर है, ठीक है, जिसमें विभिन्न देवताओं की मूर्तियां हैं और यह किला अपने चारों ओर एक सुरक्षा की खाई से घिरा हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ बातें आपको याद रखनी है। क्या बोला मैंने कि लांजी का जो किला है पहली बात गोंड शासकों द्वारा बनवाया गया था और ये मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में स्थित है और यहाँ पर एक प्राचीन मंदिर पाया जाता है जिसमें विभिन्न देवताओं की मूर्तियां हैं। ठीक है दोस्तों,
और यह किला अपने चारों ओर एक सुरक्षा की खाई से क्या हुआ है, घिरा हुआ है, मतलब चारों तरफ इसकी क्या है, खाई। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। उस राजा का नाम बताइए जिसने पन्ना शहर की स्थापना की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ये पूछा गया है कि बताइए उस राजा का नाम बताइए जिसने पन्ना शहर की स्थापना की थी। दोस्तों पन्ना के बारे में आप जानते होंगे, पन्ना में एशिया की सबसे बड़ी हीरे की खदान है। ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी क्या है दोस्तों, हीरे की खदान है। पन्ना से कुछ दूरी पर मझगुआ पड़ता है, वहाँ पर यहाँ पर क्या है, हीरे की खदान है। ठीक है, और पन्ना से ही कुछ दूरी पर मैहर पड़ता है, जो कि जहाँ पर शारदा मैया का मंदिर है। ठीक है दोस्तों, तो ये बातें हमें क्या करनी है, याद रखनी। और रीवा सतना भी यहीं आसपास पड़ता है। पन्ना शहर की स्थापना जो की गई थी वो छत्रसाल द्वारा की गई थी, महाराजा छत्रसाल द्वारा पन्ना शहर की स्थापना की गई थी। और इन्होंने जो स्थापना की थी वो 1675 ईस्वी में, 1675 ईस्वी में महाराजा छत्रसाल ने इसे क्या बनाया था, अपनी राज दोस्तों राजधानी बनाया था इसे। 1675 में महाराजा छत्रसाल ने पन्ना को क्या बनाया था दोस्तों, राजधानी बनाया था। ठीक है, और पन्ना शहर में अपनी हीरे की खदानों के लिए प्रसिद्ध है, ये मैं अभी बता ही चुका हूँ। और अपने प्राचीन सुंदर मंदिरों के कारण इस शहर को मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पन्ना को क्या कहा जाता है, पन्ना को मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है, मंदिरों की नगरी। ये आपसे ऐसे पूछा जाएगा, बताइए मंदिरों की नगरी किसे कहा जाता है, तो पन्ना को कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि उस राजा का नाम बताइए जिसने सीहोर में जामा मस्जिद बनवाई थी। उस राजा का आपको नाम बताना है जिसने सीहोर में क्या बनवाई थी, जामा मस्जिद। ठीक है, आपको पता ही होना चाहिए कि भोपाल के पास में एक जिला पड़ता है सीहोर। ठीक है, तो आपसे उसमें ये पूछा जा रहा है कि जामा मस्जिद उसमें किस शासक ने बनवाई थी। तो दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य के सीहोर में जामा मस्जिद का जो निर्माण करवाया था वो सुल्तान मुगिसुद्दीन शाह ने करवाया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, मुगिसुद्दीन शाह ने इस जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। और ये 1281 में इसे है ना, वैसे जो मुगुद्दीन शाह ने इसे जो निर्माण करवाया था वो 1732 हिजरी में करवाया था। 1732 हिजरी में इसे क्या करवाया गया था, निर्माण करवाया गया था। लेकिन 1281 में बेगम 1281 में बेगम सिकंदर सिकंदर जहान जहान द्वारा इसे क्या किया गया था, पुनर्निर्मित किया गया था। ठीक है, इसे क्या किया गया था, पुनर्निर्मित किया गया था। किसके द्वारा, बेगम सिकंदर जहान के द्वारा। और कब किया गया था दोस्तों, तो 1281 में। ठीक है, इस जामा मस्जिद में एक मनोरम बावड़ी है, पानी की टंकी, और सीहोर स्वयंभू श्री चिंतामन गणेश मंदिर और उच्च गुणवत्ता वाली संगठी गेहूं के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि चिंतामन चिंतामन गणेश मंदिर, चिंतामन गणेश मंदिर कहाँ पर है दोस्तों, तो चिंतामन गणेश मंदिर सीहोर में है। कहाँ पर है दोस्तों, सीहोर में। ठीक है, और यहाँ पर एक अच्छी क्वालिटी के जो गेहूँ, जिसे सांगती गेहूँ कहते हैं, साखती गेहूँ, साखती गेहूँ के लिए भी इसे जाना जाता है सीहोर को। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि सीहोर में जो जामा मस्जिद बनवाई थी वो मुगुसुद्दीन शाह ने बनवाई थी। और उसने जब बनवाई थी वो 732 हिजरी में बनवाई थी। लेकिन उसका जो पुनर्निर्माण किया गया वो बेगम सिकंदर जहान द्वारा इसका 1281 में पुनर्निर्माण किया गया। और यहाँ पर एक मंदिर है जिसे चिंतामन गणेश मंदिर कहा जाता है, जो कि सीहोर में ही पड़ता है। और सांगती गेहूँ भी सीहोर के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, रानी दुर्गावती किससे संबंधित है, रीवा से, ग्वालियर से, जबलपुर से, पन्ना से, किससे संबंधित है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। रानी जो दुर्गापति हैं वो जबलपुर से संबंधित हैं। ठीक है, रानी दुर्गापति जबलपुर से संबंधित हैं। और रानी दुर्गावती का जो जन्म था, इनका जो जन्म था, ठीक है दोस्तों, वो 1524 में कालिंजर 1524 में कालिंजर, जो कि बांदा उत्तर प्रदेश, कालिंजर के राजा कालिंजर के राजा कीरत राय कालिंजर की राजा कीरत राय के एकमात्र संतान के रूप में एकमात्र पुत्री थी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए रानी दुर्गावती कौन थी,
तो रानी दुर्गावती का जो जन्म हुआ था वो 1524 में हुआ था। और ये जो कालिंजर के राजा थे कीरत राय, उनकी एकमात्र कौन थी? पुत्री थी, एकमात्र पुत्री थी। ठीक है दोस्तों, इनका जो विवाह हुआ था वो गोंडवाना शासक शासक संग्राम सिंह के पुत्र दलपत शाह से हुआ था। ठीक है, विवाह जो हुआ था दोस्तों, विवाह जो हुआ था वो उनका दलपत शाह से हुआ था। दलपत शाह, एक मिनट, दलपत शाह से। दोस्तों ये दलपत शाह कौन थे? तो ये गोंडवाना शासक जो संग्राम सिंह के पुत्र थे उनका नाम था दलपत शाह। और रानी राज्य वर्तमान जबलपुर, नरसिंहपुर, दमोह, मंडला, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 1564 में हुई थी। अगर हम मृत्यु की बात करें तो मृत्यु जो हुई थी वो कब हुई थी दोस्तों? 1564 में। ठीक है, तो ध्यान रखना। रानी दुर्गावती कौन थी? इनका जन्म हुआ था कालिंजर में, जो कि बांदा उत्तर प्रदेश में। कीरत राय के एकमात्र पुत्री थे। विवाह जो हुआ था वो दलपत शाह से हुआ था। दलपत शाह कौन थे? तो गोंडवाना के जो शासक थे सम्राट सिंह, उनके ये पुत्र हुआ करते थे। और रानी का जो राज्य था वो वर्तमान की रानी का जो राज्य था वो वर्तमान के जबलपुर, छिंदवाड़ा, छत्तीसगढ़, दमोह, मंडला, होशंगाबाद तक क्या हुआ था? फैल हुआ था। और 1564 में इनकी मृत्यु हो जाती। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं दोस्तों। बोला जा रहा है कि मांडू में रीवा कुंड स्मारक बाज बहादुर के बीच रोमांस के साथ जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों मांडू में जो रीवा कुंड स्मारक बाज बहादुर है वो रानी रूपमती के बीच रोमांस के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, रानी रूपमती। ठीक है, यहाँ एक कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील का मतलब मानव द्वारा बनाई गई, मानव द्वारा बनाई गई एक झील है, कृत्रिम झील। कहाँ पर? मांडू में। रीवा की मांडू में कृत्रिम झील है जो रूपमती मंडप को नियमित जल आपूर्ति प्रदान करने के लिए बनाई गई थी। ठीक है, सॉरी दोस्तों। तो मांडू की रीवा में एक झील पाई जाती है, कृत्रिम झील, जो रानी रूपमती को नियमित जल आपूर्ति, मतलब उनकी पानी की पूर्ति करने के लिए, रूपमती की पानी को पूर्ति करने के लिए यहाँ पर क्या की गई थी? ये बनाई गई थी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि भोपाल की पहली महिला शासक का नाम बताइए। तो इनका जो नाम था दोस्तों वो बेगम गोहार कुदसिया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बेगम गोहार कुदसिया हो जाएगा। ठीक है, भोपाल की पहली महिला शासक बेगम गोहर कुदसिया थी। उन्होंने अपने पति की हत्या के बाद शासन की बागडोर को क्या किया था? संभाला था। और उस समय जो उनकी उम्र जो थी वो मात्र 18 साल थी जब इन्होंने पूरी शासन की सत्ता को संभाला था। बेगम गोहर कुदरिया कुदसिया सॉरी बेगम गोहर कुदसिया। ठीक है, इनकी अपनी पति की हत्या के बाद इन्होंने उम्र 18 साल में इन सारी चीज़ों को संभाला था। और अपने 2 वर्षीय पुत्र के सिकंदर की संरक्षिका बनकर क्या किया था? इन्होंने शासन किया था। ठीक है, तो 2 वर्ष का इनका पुत्र भी था उस समय। 2 वर्ष का कौन था? पुत्र भी था, जिसका नाम था सिकंदर, जिसका जो नाम था वो क्या नाम था? सिकंदर। ठीक है, तो बेगम गोहर कुदसिया। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, श्योपुर बड़ौदा रोड पर श्योपुर की 18वीं शताब्दी की हवेली, श्योपुर बड़ौदा रोड पर श्योपुर में 18वीं शताब्दी की हवेली थी, किसकी हवेली थी? तो दोस्तों श्योपुर से 20 किलोमीटर की दूरी पर श्योपुर बड़ौदा मार्ग पर नया गांव की पुरानी हवेली स्थित है। कौन से गांव की? नया गांव की। तो राइट आंसर हो जाएगा नया गांव। ठीक है, 20 किलोमीटर की दूरी पर, 20 किलोमीटर की दूरी पर, ठीक है, श्योपुर बड़ौदा मार्ग पर नया गांव की पुरानी हवेली स्थित है। इसका जो निर्माण हुआ था वो 18वीं शताब्दी में, आप मान लें निर्माण 18वीं सदी में हुआ था। ठीक है, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो गौर राजपूत हुआ करते थे, गौर राजपूत वंश द्वारा, गौर राजपूत वंश द्वारा नया गांव रोड पर, श्योपुर बड़ौदा रोड पर श्योपुर की 18वीं शताब्दी में हवेली जो थी वो नया गांव की जो हवेली थी उसका जो निर्माण किया गया था वो गौर राजपूत वंश द्वारा किया गया था। ठीक है, और श्योपुर जिला मुख्यालय सीप नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। तो अगर आपसे पूछा जाए श्योपुर कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो ये दोस्तों सीप नदी के किनारे सॉरी दोस्तों, सीप नदी के किनारे क्या है? ये स्थित है।
जयपुर राजघराने के सामंत गौड़ राजपूत के प्रमुख इंदर सिंह द्वारा शहर और इसके किले की स्थापना 1537 ईस्वी में की गई थी। ये और जानकारी आपको याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, रीवा में गुफा लेखन कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो रीवा में जो गुफा लेखन है वो केविटी में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? केविटी में। यहाँ रॉक कट गुफा प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य की है। इस गुफा में विभिन्न मूर्तियां व शिलालेख का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, इस शिलालेख में हरित पुतनम सौंक केना कर्तापुरीखन का जिला है और यह लेख ब्राह्मी लिपि व पाली भाषा में लिखित है। ठीक है, तो ध्यान रखना, रीवा में गुफा लेखन कहाँ पाया जाता है? तो केविटी में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? केविटी में। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन कहाँ गया? अगला क्वेश्चन है, हाँ, अगला क्वेश्चन, शहडोल जिले में किस शासक के सिक्के पाए गए थे दोस्तों? तो आपको बताना है शहडोल जिले में किस शासक के सिक्के पाए गए थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा कनेक्स। ठीक है, तो शहडोल जिलों में कनेक्स कुषाण के जो शासक हुआ करते थे, कुषाण शासक कनेक्स के क्या पाए गए थे? सिक्के पाए गए थे। ठीक है, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि कनेक्स के दौरान संस्कृत साहित्य का विकास होना आरंभ हुआ था। तो कनेक्स के दौरान संस्कृत साहित्य संस्कृत साहित्य का क्या हुआ था? विकास हुआ था। ठीक है, किसके दौरान? कनेक्स के दौरान संस्कृत साहित्य का विकास हुआ था। चौथी बौद्ध परिषद कनेक्स के शासनकाल में ही हुई थी। चौथी जो बौद्ध परिषद हुई थी वो उस कनेक्स के ही शासनकाल में हुई थी। और गांधार एवं मथुरा कला शैली का भी इसी के शासनकाल में विकास हुआ था। शहडोल जो है वो मुरना नदी के किनारे स्थित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जाएगा कि जो शहडोल है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों मुरना नदी के किनारे। कौन सी नदी? मुरना नदी के किनारे स्थित है, जो सोन की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है ये? सोन की सहायक नदी है ये। ठीक है दोस्तों, सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है दोस्तों? तो सोन की सहायक नदी है। और शहडोल और सुहागपुर क्षेत्र कोयला खदानों के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर कोयला खदान भी पाई जाती हैं। सिंगरौली से ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी कोयला खदानों के लिए क्या है दोस्तों? प्रसिद्ध है। ठीक है, इतनी सी बात हमें क्या करनी है? याद रखनी है दोस्तों। तो आपसे अगर पूछा जाए कि शहडोल कौन सी नदी के किनारे है, तो शहडोल मुरना नदी के किनारे है, जो कि सोन नदी की सहायक नदी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं दोस्तों। चंद्रशेखर आजाद का नाम भावरा में हुआ, वह कौन से राज्य में है? चंद्रशेखर आजाद का जो जन्म था, सॉरी, चंद्रशेखर आजाद का जो जन्म है वो भावरा में हुआ, वह कौन से राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इनका जो जन्म हुआ था वो 23 जुलाई माना जाता है। इनका जो जन्म हुआ था 23 जुलाई 1906 को चंद्रशेखर के मध्य प्रदेश, कौन, भावरा जो है वो मध्य प्रदेश में पड़ता है। और मध्य प्रदेश का जिला अगर आपसे पूछे तो झाबुआ जिला पड़ता है। मध्य प्रदेश का झाबुआ जिला के भावरा में चंद्रशेखर आज़ाद का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है, और चंद्रशेखर आज़ाद का मूल नाम चंद्रशेखर सीताराम तिवारी था। इनका अगर हम मूल नाम की बात करें, ये तो जन्म की डेट हो गई कि जन्म जो हुआ था वो 23 जुलाई 1906 में हुआ था। अगर हम मूल नाम की बात करें तो मूल नाम जो था वो चंद्रशेखर सीताराम तिवारी था। चंद्रशेखर सीताराम तिवारी था। सीताराम तिवारी था। सीताराम तिवारी इसके पिता का नाम, इसके पिता का नाम तथा माता का नाम जगरानी देवी था। ठीक है, तो चंद्रशेखर के अगर हम पिता के नाम की बात करें तो वो सीताराम था। सीताराम था। और अगर हम माता की बात करें, माता की अगर हम बात करें तो जगरानी देवी। कई बार पूछा गया है दोस्तों ये सब, जगरानी देवी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इन्होंने कुछ है ना काम भी, जैसे आज़ाद का कोरी कार्रवाई जो थी वो कुल 29 अभिव्यक्तों में से एक थे। इन्होंने अक्टूबर 1924 में स्थापित संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदल के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया था। ठीक है दोस्तों, तो ये इनके कुछ कार्य थे जो आपको याद रखना है। तो अगर आपसे अगर पूछा जाए कि चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो भाभरा में हुआ था। यह भाभरा मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में स्थित है। इनका जो जन्म हुआ था वो 23 जुलाई 1906 को हुआ था।
मूल जो नाम था वो चंद्रशेखर सीताराम तिवारी था। पिता का नाम सीताराम और माता का नाम जगरानी देवी था। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो अभी बताया, झाबुआ जिले में। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अहिल्याबाई निम्न में से किस राजवंश से संबंधित थे? अहिल्याबाई के बारे में इससे पिछले वीडियो में बड़े अच्छे से मैंने आपको बताया था सब कुछ, कि अहिल्याबाई जो थी वो होलकर राजवंश से संबंधित थी और उनके नाम पर कई स्टेडियम और एयरपोर्ट भी इंदौर में खोले गए हैं। दोस्तों इनका जो जन्म हुआ था वो 31 मई, इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों 31 मई 1725 में हुआ था। ठीक है, और इनके बारे में हालांकि मैं बता चुका हूँ। इनका विवाह हुआ था इंदौर राज्य के जो संस्थापक थे महाराज महाराज मल्हारराव होलकर के पुत्र खंडेराव से हुआ था। ठीक है, 1754 ईस्वी में खंडेराव का निधन हो जाता है और उनकी मृत्यु के पश्चात 13 अगस्त 1795 ईस्वी तक कुशलतापूर्वक राज्य इन्होंने क्या किया, चलाया था। अल्लाबाई ने तुकोजी राव होलकर को सेनापति क्या किया था, नियुक्त किया था। तो आपको पता होना चाहिए इनका जो विवाह हुआ था इंदौर राज्य के जो संस्थापक थे महाराज मल्हार राव के पुत्र, मल्हारराव होलकर के जो पुत्र थे, पुत्र का नाम था खंडेराव से इनका क्या हुआ था, विवाह हुआ था। खंडेराव से विवाह हुआ था और खंडेराव की जो मृत्यु हो जाती है वो दोस्तों 1754 में उनका निधन हो जाता है। 1754 में निधन हो जाता है। उनके निधन के पश्चात 1795 तक वो कुशलता पूर्वक राज्य को क्या करती हैं, चलाती हैं। कई बार ये जरूर पूछा गया है कि अल्लाबाई का सेनापति कौन था। अल्लाबाई होलकर का सेनापति कौन था? तुकोजी राव को उन्होंने क्या किया था, सेनापति नियुक्त किया था। तुकोजी राव होलकर को उन्होंने क्या किया था, सेनापति नियुक्त किया था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे उठते हैं। सॉरी दोस्तों, आगे बोला जा रहा है ने दूसरी शताब्दी में मालवा पर विजय प्राप्त की थी। तो जो गौतमी पुत्र थे सतकर्णी, उन्होंने सेकंड शताब्दी में मालवा पर क्या प्राप्त की थी, विजय प्राप्त की थी दूसरी शताब्दी में। तो गौतमी पुत्र सतकर्णी, तो राइट आंसर हो जाएगा गौतमी पुत्र सतकर्णी। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अजयगढ़ के द्वारा स्थापित किया गया था। अजयगढ़ के द्वारा स्थापित किया गया था। तो अजयगढ़ के द्वारा क्या स्थापित किया गया था? तो अजयगढ़ राजा गुमान सिंह के द्वारा, इनका जो पूरा नाम था अजयगढ़ राजा राजा गुमान सिंह द्वारा 17वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में दोस्तों, 17वीं शताब्दी में, ठीक है, 17वीं शताब्दी में राजा अजयपाल द्वारा इसको पुनः निर्मित किया गया था। ठीक है, तो अगर अजयगढ़ गुमान सिंह के द्वारा 17वीं शताब्दी में क्या किया गया था, स्थापित किया गया था, तो अजयगढ़ जो था, अजयगढ़ के द्वारा स्थापित, क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर, अजयगढ़ किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो अजयगढ़ जो था वो गुमान सिंह के द्वारा स्थापित किया गया था। तो अजयगढ़ जो था वो राजा गुमान सिंह के द्वारा 17वीं शताब्दी में इसे क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। किसके द्वारा स्थापित किया गया था? 17वीं शताब्दी में। लेकिन इसके बाद 18वीं शताब्दी में राजा अजयपाल द्वारा इसको पुनर्निर्मित किया गया था। और फिर 18वीं शताब्दी में 18वीं शताब्दी में अजयपाल द्वारा राजा अजयपाल द्वारा इसे क्या किया गया था, पुनर्निर्मित किया गया था। अजयपाल द्वारा पुनर्निर्मित किया गया था। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अजयगढ़ किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो अजयगढ़ किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो राजा गुमान सिंह के द्वारा। तो अजयगढ़ राजा गुमान सिंह के द्वारा 17वीं शताब्दी में स्थापित किया गया। लेकिन 18वीं शताब्दी में राजा अजयपाल द्वारा इसे पुनर्स्थापित किया गया। और यहाँ पर पत्थर की नक्काशी पर बना हुआ राजा का अमन का महल अत्यधिक प्रसिद्ध है। ठीक है, पत्थर की नक्काशी पर बना हुआ राजा अमन का यहाँ पर महल भी है। ठीक है, अजयगढ़ में अजयगढ़ का जो किला है, ठीक है, या अजयगढ़ जो है वो है ना, यहाँ पर राजा अमन सिंह का महल है। राजा अमन का महल।
ठीक है, जो कि पत्थर की नक्काशी से बना हुआ है। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो यहाँ से लगभग 65 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ठीक है, पत्थर की नक्काशी से बना हुआ। तो अगर आपसे पूछे कि अजयगढ़ के द्वारा स्थापित किया गया है, अजयगढ़ किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो गुमान सिंह के द्वारा स्थापित किया गया था, और वो भी 17वीं शताब्दी में। लेकिन अगर हम बात करें 18वीं शताब्दी में अजयपाल ने इसे दोबारा पुनर्निर्मित किया था, और यहाँ पर राजा अमन सिंह का महल जो कि पत्थरों की नक्काशी से बना हुआ है, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, देवास द्वारा स्थापित किया गया था। देवास किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो तुकोजी राव और जिवाजी राव द्वारा। किसके द्वारा, तुकोजी राव और जिवाजी राव द्वारा देवास को क्या किया गया था, स्थापित किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। देवास की रियासत स्थापना अगर हम देवास रियासत की स्थापना की बात करें तो मराठा जिवाजी राव और तुकोजी राव द्वारा 12 दिसंबर 1728 को क्या कर दिया गया था, स्थापित कर दिया गया था। 1728 को क्या किया गया था, स्थापित किया गया था देवास की रियासत को। ठीक है दोस्तों, अगर हम देवास की रियासत ने 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। ठीक है, और अगर हम बात करें कि देवास में क्या क्या है, मुख्यतः अगर देखा जाए तो देवास में बहुत कुछ देखने को मिलता है। देवास में एक चामुंडा देवी का मंदिर भी है। देवास में चामुंडा देवी का मंदिर भी है। चामुंडा देवी का मंदिर भी है दोस्तों। एक मिनट, चामुंडा देवी का मंदिर। दूसरा, अगर हम देवास की बात करें तो यहाँ पर खिवनी खिवनी अभ्यारण्य भी है दोस्तों। अभ्यारण्य, खिवनी अभ्यारण्य भी है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिद्धेश्वर मंदिर भी है दोस्तों। सिद्धेश्वर मंदिर भी है। ठीक है दोस्तों, और अगर हम बात करें तो यहाँ पर कबाड़िया हिल्स भी है। कबाड़िया हिल्स भी है, सब देवास में। कबाड़िया हिल्स भी है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर दोस्तों काकड़ा कृषि मेला भी पड़ता है। काकड़ा करके कृषि मेला भी होता है यहाँ पर। काकड़ा कृषि मेला भी यहीं पर होता है दोस्तों। ठीक है, और हम ये अगर बात करें तो मणिभद्र मंदिर भी यहीं पर है। ठीक है, और अगर बात की जाए तो यहाँ पर गेट ऑफ देवास भी स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो इतनी सारी चीज़ें देवास में स्थित हैं, जिसकी स्थापना जो की गई थी तुकोजी राव और जिवाजी राव द्वारा की गई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कहा जाता है कि इस मध्य प्रदेश के जिले में कृष्ण और बलराम ने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। तो आपको बताना है कि कौन से शहर में या कौन से स्थान में बलराम ने और कृष्ण ने शिक्षा प्राप्त की थी। तो मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में कृष्ण और बलराम ने अपनी क्या की थी, शिक्षा प्राप्त की थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो उज्जैन हो जाएगा। ठीक है, बोला जाता है कि कृष्ण, बलराम और सुदामा के गुरु संदीपनी मुनि थे। कृष्ण और बलराम और सुदामा, इन तीनों लोगों के जो गुरु माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं, संदीपनी। तीनों लोगों के जो गुरु हैं वो कौन है दोस्तों, संदीपनी मुनि थे। ठीक है, कौन थे, संदीपनी मुनि थे। ठीक है, इन्होंने कृष्ण ने, यहाँ से बोला जाता है कि कृष्ण ने 64 विद्या और 16 कलाओं का क्या किया था, 16 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। 64 विद्या और 16 कलाओं का ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर आपको उज्जैन में पता ही होना चाहिए कि महाकालेश्वर मंदिर है, जो कि क्षिप्रा नदी के किनारे है। ठीक है, ये जो शहर है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, क्षिप्रा नदी के किनारे। ठीक है दोस्तों, क्षिप्रा नदी के, और यहाँ पर हर 12 वर्ष बाद क्या लगता है, कुंभ मेला लगता है। हर 12 वर्ष बाद क्या लगता है, कुंभ मेला लगता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है संदीपनी आश्रम जहाँ माना जाता है। देखो, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने डिस्कस किया
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? उज्जैन। हिंदुस्तान कुंजी ग्वालियर के शहर को कहा गया था, किसने कहा था? तो हिंदुस्तान की कुंजी किसने कहा था? वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि वॉरेन हेस्टिंग एक अंग्रेज राजनीतिक था जो बंगाल का प्रथम गवर्नर और बंगाल का सुप्रीम काउंसिल का अध्यक्ष था। तो वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है, ये बंगाल का क्या था दोस्तों? प्रथम गवर्नर और बंगाल के सुप्रीम काउंसिल का अध्यक्ष था। 1774 से 1785 तक ये बंगाल के गवर्नर बने रहे थे। बंगाल का प्रथम गवर्नर था, बंगाल का प्रथम गवर्नर था। ठीक है दोस्तों, बंगाल का प्रथम गवर्नर था। ठीक है, और इसने है ना ग्वालियर शहर को हिंदुस्तान की कुंजी कहा था। तो हिंदुस्तान की कुंजी ग्वालियर शहर को किसने कहा था? वॉरेन हेस्टिंग को। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, खुजराहो का उल्लेख के द्वारा मोहम्मद गजनी के छापे और विजय के दौरान राजधानी के रूप में किया था। तो आपसे पूछा जा रहा है कि खुजराहो का उल्लेख के द्वारा मोहम्मद गजनी के छापे और विजय के दौरान राजधानी के रूप में किया था, किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अल बरूनी। ठीक है, जो कि एक विदेशी यात्री था अल बरूनी। ठीक है, अल बरूनी ने ही कहीं ना कहीं खुजराहो का उल्लेख अल बरूनी के द्वारा मोहम्मद गजनी के छापे और विजय के दौरान राजधानी के रूप में किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1202 से 3 के ईस्वी में बुंदेलखंड पर आक्रमण किया और चंदेल शासक परमादेव को पराजित करके कलंजर, महोबा और खजुराहो पर अधिकार कर लिया था। अलबरूनी एक फारसी विद्वान था, फारसी विद्वान, लेखक और वैज्ञानिक था, जो कि है ना यात्री के तौर पर आया था। तो ये कौन सा यात्री था? फारसी का यात्री था, जो कि फारसी विद्वान, लेखक और वैज्ञानिक, धर्मज्ञ और विचारक था। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब दोस्तों? 1202 से 3 के बीच में बुंदेलखंड पर आक्रमण किया था। ठीक है, और कालिंजर, महोबा और खजुराहो पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में मानव जीवन शीघ्र अनुरेखण में प्रदर्शित किया है। तो दोस्तों आपको बताना है कि भारत में मानव जीवन शीघ्र अनुरेखण में प्रदर्शित किया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भीमबेटका की गुफाएं। और ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ये जो भीमबेटका की गुफाएं हैं ये कहाँ पर स्थित हैं, बस ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये रायसेन जिले में स्थित है, मध्य प्रदेश की रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश के कहाँ पर? तो रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, जो आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैल शिलाओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर आदि मानव द्वारा बनाए गए जो शैल चित्रों हैं और शैल शिलाओं के लिए प्रसिद्ध है। इसकी जो खोज की गई थी भीमबेटका गुफाएं की जो खोज की गई थी 1957 से 1958 के बीच में डॉक्टर विष्णुधर डॉक्टर डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर द्वारा की गई थी। डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर द्वारा की गई थी। ठीक है, और इसे 2003 में 2003 में यूनेस्को विश्व धरोहर में क्या किया गया? शामिल किया गया। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ग्वालियर के सिंधिया शासकों की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में जाना जाता है? ग्वालियर के सिंधिया शासकों की ग्रीष्म कालीन राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों शिवपुरी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, शिवपुरी। शिवपुरी को ग्वालियर के सिंधिया शासकों की ग्रीष्मकालीन रूप में जाना जाता है। सिंधिया परिवार ग्वालियर का मराठा शासक परिवार है जिसने 18वीं शताब्दी के एक कालखंड में उत्तरी भारत की राजनीति में प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये मराठा शासक का एक परिवार है जिसने 18वीं शताब्दी के एक कालखंड में उत्तर भारत की राजनीति में प्रमुख भूमिका निभाई थी और इस वंश की स्थापना रणुजी सिंधिया ने की थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधिया वंश की स्थापना किसने की थी? सिंधिया वंश की स्थापना किसने की थी? वंश की स्थापना, तो सिंधिया वंश की जो स्थापना की थी वो रणुजी
सिंधिया ने की थी। ठीक है दोस्तों, सिंधिया वंश की जो स्थापना की गई थी वो रणोजी सिंधिया ने की थी। और शिवपुरी का पहले जो नाम हुआ करता था, शिवपुरी का पुराना नाम क्या था दोस्तों? अगर हम बात करें शिवपुरी का पहले जो नाम था, पहले जो नाम था वो क्या कहा जाता था? सीपरी कहा जाता था, हम उसे सीपरी कहते थे। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, युद्ध जो इंदौर, नागपुर और रीवा के तत्कालीन राज्यों को ब्रिटिश राज के अंतर्गत ले आया गया था, ये कौन सा ऐसा युद्ध था जिसने इंदौर, नागपुर और रीवा के तत्कालीन राज्यों को ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत ले आया था? ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के तहत इंदौर, नागपुर और रीवा को तत्कालीन राज्यों को ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत ले आया था। ठीक है। यह युद्ध अंतिम रूप से लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर बनने के बाद लड़ा गया था। लॉर्ड हेस्टिंग के गवर्नर बनने के बाद लड़ा गया था और पेशवा बाजीराव द्वितीय ने कोरेगांव के युद्ध के हारने के बाद फरवरी 1818 में अंग्रेजों के सामने क्या कर दिया था? आत्मसमर्पण कर दिया था। ठीक है। तो ध्यान रखना, ये जो युद्ध था ये लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा लॉर्ड हेस्टिंग के लॉर्ड लॉर्ड हेस्टिंग के गवर्नर बनने के बाद लड़ा गया था। गवर्नर 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 बनने के बाद लड़ा गया था। गवर्नर बनने के बाद लड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, गवर्नर बनने के क्या बाद लड़ा गया था। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। ग्वालियर के अंतिम महाराजा थे, आपको बताना है कि ग्वालियर के अंतिम महाराजा कौन थे। तो ग्वालियर के अंतिम जो महाराजा थे वो महाराजा माधवराव सिंधिया थे। और सिंधिया वंश की स्थापना अभी मैंने आपको बताई थी। ठीक है, किसने की थी? तो सिंधिया वंश की स्थापना रणोजी सिंधे या रणोजी सिंधिया ने की थी। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो माधवराव सिंधिया। तो ग्वालियर के जो अंतिम महाराजा थे वो कौन थे? माधवराव सिंधिया। ठीक है, राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, होलकर मूल रूप से कौन थे? तो होलकर मूल रूप से मराठा थे। ठीक है, जिन्हें होलकर वंश इंदौर के मराठा शासक थे और इन्हें मूल रूप से एक चारवाहा जाति या कृषक वंश के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। अति महत्वपूर्ण होलकर शासक का नाम था, आपको बताना है कि अंतिम अति महत्वपूर्ण कह रहा हूँ, सॉरी दोस्तों, अंतिम महत्वपूर्ण होलकर शासक का नाम है। तो अंतिम महत्वपूर्ण होलकर शासक कौन थे दोस्तों? तो अंतिम महत्वपूर्ण होलकर शासक यशवंत राव थे। राइट आंसर इसका हो जाएगा यशवंत राव। ठीक है। और आपको पता ही होगा, पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद 1761 में मल्हारराव होलकर ने इंदौर पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। इसलिए कहा जाता है कि जो मल्हारराव होलकर थे उन्होंने ही इंदौर की क्या की थी? स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, उज्जैन प्राचीन काल अवंती की राजधानी थी और यहाँ पर किसका शासन हुआ करता था? तो उज्जैन जो थी प्राचीन काल में अवंती जनपद की राजधानी थी और यहाँ पर राजा विक्रमादित्य शासन करते थे। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। और वर्तमान में उज्जैन शहर मालवा पठार के दक्षिणी किनारे क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। और उज्जैन में आपको पता ही है कि हर 12 वर्ष बाद यहाँ पर क्या मेला लगता है? सिंहस्थ कुंभ का मेला लगता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। बोला जा रहा है, चित्रकूट रामायण काल से ही एक लोकप्रिय नाम है, यह किस जिला में है? चित्रकूट रामायण काल से ही एक लोकप्रिय नाम है, यह किस जिला में? तो आपसे पूछा जाता है चित्रकूट इनमें से कौन से जिला के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों जो चित्रकूट है वो है ना आपका सतना जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है। किस जिले के अंतर्गत आता है? सतना जिले के। अच्छा, ये भी पूछा जाता है कि चित्रकूट कौन सी पर्वतमाला में स्थित है? तो दोस्तों चित्रकूट पर्वतमाला विंध्य पर्वतमाला के मध्य मंदाकिनी के तट पर स्थित है। मंदाकिनी नदी है वहां पर, मंदाकिनी नदी के तट पर क्या है? तट पर स्थित है। ठीक है, ध्यान रखना। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए चित्रकूट कौन सी नदी के किनारे स्थित है? चित्रकूट कौन सी नदी के किनारे है? तो मंदाकिनी नदी के किनारे है, जो कि विंध्य पर्वतमाला के मध्य मंदाकिनी नदी के तट पर क्या है? स्थित है। यह एक धार्मिक एवं दर्शनीय स्थल है और यहाँ
इसे 10 फरवरी 2009 को पवित्र नगर घोषित किया गया था। इसे 10 फरवरी 2009 को 10 फरवरी 2009 को 10 फरवरी 2009 को पवित्र नगर क्या किया गया था? पवित्र नगर घोषित किया गया था। ठीक है, पवित्र नगर घोषित किया गया था। ठीक है। चित्रकूट के प्रमुख धार्मिक स्थल रामगढ़, भरत मिलाप, कामदगिरी पर्वत, जानकी कुंड, सती अनुसुईया आश्रम, स्थापशिला, गुप्त गोदावरी, भरतकूप, हनुमान धारा, ये सब कहाँ पर आते हैं? चित्रकूट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भोपाल के नवाब थे, तो आपको बताना है कि भोपाल के जो नवाब थे वो फैज मोहम्मद खान थे। राइट आंसर इनका हो जाएगा फैज मोहम्मद खान। 1742 से लेकर 1742 से 1777 तक ये भोपाल के तीसरे नवाब थे। भोपाल के कौन से नवाब थे दोस्तों? ये तीसरे नवाब हुआ करते थे। ठीक है, ये भोपाल के तीसरे नवाब थे, जबकि भोपाल के प्रथम जो नवाब थे, भोपाल के जो प्रथम नवाब थे, भोपाल के दोस्तों जो प्रथम नवाब थे वो दोस्त मोहम्मद खान। ठीक है, भोपाल के जो प्रथम नवाब थे वो कौन थे? दोस्त मोहम्मद खान। दोस्तों थोड़ा सा राइटिंग में मत जाना क्योंकि जल्दी जल्दी लिखना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो जो प्रथम नवाब थे वो दोस्त मोहम्मद खान थे। और भोपाल के अंतिम नवाब, अगर आपसे पूछा जाए अंतिम नवाब कौन थे? भोपाल के अंतिम नवाब, अगर हम भोपाल के अंतिम नवाब की बात करें तो हमीदुल्ला, भोपाल के अंतिम जो नवाब थे वो हमीदुल्ला खान थे। हमीदुल्ला खान। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। राजधानी महीसुर से इंदौर में इनके द्वारा स्थानांतरित कर दी गई थी। तो 1818 में राजधानी महीसुर से इंदौर इनके द्वारा स्थानांतरित कर दी गई थी। तो किसके द्वारा? तो आपको पता होना चाहिए इसका जो राइट आंसर होगा मल्हार राव होलकर, क्योंकि इन्होंने ही इंदौर को जीता था और बसाया था। तो 3 नवंबर ऐसा माना जाता है 3 नवंबर 1818 को राजधानी महेश्वर से इंदौर मल्हार राव होलकर तृतीय के द्वारा स्थानांतरित कर दी गई थी। और होलकर राजवंश की स्थापना मल्हार राव होलकर प्रथम ने की थी। इंदौर की प्रसिद्ध महिला शासक अहल्याबाई होलकर ने राजधानी इंदौर से महेश्वर में स्थानांतरित की थी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये मेरे द्वारा सीरीज पसंद, मेरे द्वारा ये क्वेश्चन जो डिस्कस किए जा रहे हैं वो अगर आपको पसंद आते हैं और ये जानकारी आपको अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों कमेंट ज़रूर कीजिए जिससे हम अगली वीडियो बनाने के लिए हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद दोस्तों।